थर्ड चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फिनिश किया है। मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने 4 मेथड्स देखे: पब्लिक ऑफर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये चारों मेथड हमने डिटेल में देख लिया है कि किस तरह से कंपनी शेयर्स इश्यू करती है अंडर दिस मेथड। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट allotment of shares. Allotment of shares. Now before turning toward meaning, let's see why company need to allot shares. See, for the sake of expanding business or to pay off the debt, companies may need to issue shares of stock to the public. कंपनी को एक तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या जो भी पुरानी लाइबिलिटीज रहती है जिसके भी पास से कंपनी ने पैसा लिया है वो डेट देने के लिए कंपनी को क्या लगता है पैसा, उसलिए कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है शेयर्स। नाउ कंपनी इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स सच एज प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एटसेट्रा। नाउ दिस इशू ऑफ शेयर्स, फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, देयर आर स्पेसिफिक लॉज। ऐसा ही कोई भी उठ गया, कंपनी उठ गई, चलो जब देना है, जब इशू करना है शेयर्स इशू कर लो, पैसा पब्लिक से कलेक्ट कर लो, ऐसे नहीं चलता है। तो वहाँ पे क्या रहता है, देयर आर स्पेसिफिक लॉज दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर इशूइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कुछ स्पेसिफिक लॉ रहते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर, सेबी के अंडर, तो वो सभी लॉज रूल्स कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, public companies can issue shares of their company to the public and which is to be followed in accordance with the Companies Act. Public companies also give prospectus, issue prospectus inviting general public to subscribe towards its share capital. Private limited companies cannot issue any prospectus inviting the general public to subscribe towards its share capital. Now what is allotment of shares? Allotment of shares means what? See here you can see on the screen meaning. ये 2 लाइन भी आप मीनिंग के अच्छी तरह से कर लो, यानी कुछ भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो इस मीनिंग के साथ। When a company gives shares to an applicant based on the application submitted, जब भी कंपनी अपने शेयर्स देती है किसे एप्लीकेंट को, जिसने एप्लीकेशन किया है। एप्लीकेशन किसके ऊपर? बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड। जो भी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया हुआ है कि मुझे शेयर्स चाहिए, तो उस एप्लीकेशन के आधार पर कंपनी उसको शेयर्स देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट based on the application submitted, it is called as allotment of shares. Clear? बहुत ही सिंपल मीनिंग है, अच्छी तरह से कर लो आप लोग। Means what? Allotment of shares means allocating, giving certain number of shares by board of directors, out of the previously unallocated capital of the company to person who have applied for the शेयर्स। अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही राइट रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू अलॉट शेयर्स। किसको राइट रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज यानी डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो कौन सी कंपनी को इशू करना पड़ता है? Number 1, a company making a public offer in excess of rupees 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा अगर ऑफर कर रही है। Unlisted public companies for its new issue with effect from 10 September 2018. And the third one, such other class or classes of companies as may be prescribed. यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ऊपर का मीनिंग अच्छे से कर लो। ओके, अभी हम आगे देखेंगे provisions or conditions for allotment of shares. See, every company issuing shares has to comply with the provisions of the Companies Act 2013 with regard to allotment of shares. हर एक कंपनी को, every company issuing shares
हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, जो भी कंडीशंस है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, तो वो पूरी करनी पड़ती है हर एक कंपनी को. See, provisions or conditions for allotment of shares is divided under two headings: statutory provisions and general principles. Okay, statutory provisions and general principles. अभी आपको ये जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 7 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थेरी डिटेल क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. एक्सप्लेन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो आपको यहाँ पे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ लेट अस सी दिस प्रोविजंस. प्रोविजंस यानी क्या? कंडीशंस. कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. हम क्या देख रहे हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में? पहला पॉइंट देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. See, the first step towards raising money for a company is done by issuing the shares. Okay? And the prospectus is an invitation to the public. Prospectus, ये आप 11th में सीखे हुए हैं. Prospectus यानी क्या? It is an invitation. Invitation देते हैं पब्लिक को. Invitation to the public for the purchase of shares in the company. कि पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है कि कंपनी में ये शेयर्स है वो परचेज करने के लिए. The company has to submit a copy of the prospectus to the SEBI, whereas the private companies do not need to issue any prospectus. किसे? पब्लिक कंपनी को फाइल करना पड़ता है prospectus. The prospectus of a company gives the information. prospectus में क्या क्या information रहती है? तो information about the issuing company. जो कंपनी शेयर्स इश्यू कर रहा है उसकी information रहती है. नेम ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के नाम रहते हैं. टर्म्स ऑफ इशू, कि इशू के क्या क्या कंडीशंस है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द शेयर इशू. डेट क्या है इशू की, यानी ओपनिंग स्टार्ट कब इशू होगा सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग डेट क्या है. एप्लीकेशन की फ़ी क्या है. बैंक डिटेल्स फॉर डिपॉजिट एंड मिनिमम शेयर्स ऑफ द फॉर एप्लीकेशन. सी, कोई भी कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो कुछ तो भी मिनिमम शेयर्स रहता है. ऐसा कोई भी यानी 1 शेयर 2 शेयर ऐसे नहीं परचेस किया जाता है. मिनिमम शेयर्स एप्लीकेशन के लिए रहता है, यानी कुछ लॉट रहता है. मे बी 50 शेयर्स का लॉट है या 100 शेयर्स का लॉट है. सो दैट डिटेल आल्सो गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस. सो व्हाट इज, ये मैंने आपको बताया व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस. ओके, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. वॉट एवर प्रॉस्पेक्टस विच इज मेड बाय द कंपनी. आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. सी, अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड with the ROC, Register of Companies, for registration on or before the date of its publication. जो भी प्रॉस्पेक्टस की कॉपी है वो ROC के पास कंपनी को रजिस्टर करवानी पड़ती है. क्या रहता है ROC? हमने देखा हुआ है 11th में. ROC मीन्स इट इज़ एन ऑफिस अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स विच डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज. जो भी सभी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर ध्यान रखता है, दैट इज ROC. एंड सो कंपनी हैज़ टू फाइल दैट प्रॉस्पेक्टस टुवर्ड्स ROC, and this prospectus must be signed by every proposed director in case of newly formed company. जो भी proposed director है स्टार्ट कि ये डायरेक्टर्स होने वाले नए कंपनी में, तो वो सभी ने साइन करना चाहिए. और डायरेक्टर और हिज ड्यूली ऑथोराइज एडवोकेट, या फिर जो भी उन्होंने जिसको भी एडवोकेट को अथॉरिटी दी है उन्होंने साइन करना चाहिए. तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है स्टैट्यूटरी प्रोविजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? prospectus should be filed with ROC for registration. तो registration of prospectus. Second point देखते हैं application money. Application money. See what is it? See, after going through the prospectus of the company, जो भी investors रहते हैं वो क्या करते हैं? prospectus देखते हैं. After going through the prospectus of the company, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स अप्लाइज फॉर शेयर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फीस. जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स है वो कंपनी में, वो लोग क्या करते हैं?
अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेशन रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी उनको शेयर्स इशू करेगी ही। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब आगे हम देखेंगे वो क्या रहता है। सो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर अप्लाइज फॉर शेयर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फी व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, दिस इज टर्म्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ने टिक फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स इशू किए और उनको आया है ऑर्डर, उनको एप्लीकेशन मिले 150 शेयर्स की, तो वो क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। While the number of application for the issue of shares is less than expected, then this is known as under subscription। यानी कंपनी को 100 शेयर सेल करना है, इशू करना है मिनिमम, और अगर सिर्फ 50 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मिला तो वो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट पेड फॉर द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पे अभी आप देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन मनी। सी द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट along with the application form the applicant has to pay a minimum of 5%। कितना? 5% of the nominal amount of shares। और अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है उसमें तो और सच अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, जो भी सेबी ने बोला है उस तरह से करना है। व्हाट सेबी हैज स्पेसिफाइड, सेबी ने क्या स्पेसिफाई किया है? लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, सेबी हैज स्पेसिफाइड फॉर पब्लिक कंपनीज द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। अभी ये एप्लीकेशन मनी कहाँ पे देना रहता है? तो द एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। जो भी प्रॉस्पेक्टस में कंपनी स्पेसिफाई करती है, ये बैंक कंपनी अपॉइंट करती है, मर्चेंट बैंक्स, तो वही बैंक में, इन दैट बैंक ओनली एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड बाय द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। तो ये हो गए फर्स्ट 2 पॉइंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सेकेंड, एप्लीकेशन मनी देना है एप्लीकेंट को, वो कितना रहेगा? 5%। ओके, कंपनी एक्ट के अंडर। और अगर कुछ दिया हुआ नहीं है प्रॉस्पेक्टस में तो सेबी ने कितना बोला है? 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। क्लियर? नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड थर्ड पॉइंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए वो देखते हैं अभी हम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी क्या? इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय सब्सक्राइबर्स। कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसे बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स। ओके, दैट इज बॉट बाय शेयर होल्डर्स, नॉट शेयर होल्डर्स, बॉट बाय सब्सक्राइबर्स। अभी तक वो शेयर होल्डर्स नहीं हुए, जब तक कंपनी उनको शेयर देती नहीं है तब तक वो सब्सक्राइबर्स है। अभी वो कितने रहते हैं? तो दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस। जो भी कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, उसके अंदर ये मेंशन किया रहता है कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट है। अभी वो कब तक कलेक्ट करना चाहिए? तो इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज, विद इन 30 days from the issue of prospectus. SEBI has stated minimum subscription should be 90% of the issue. SEBI ने कितना बोला है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% ऑफ द इशू। सपोज इशू है 10 करोड़ कंपनी के शेयर्स, तो 90% कितना हुआ उसका? 9 करोड़। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 9 करोड़। अगर उससे कम हो गया, इफ लेस देन 9 करोड़, तो उसके लिए क्या करना है? तो कंपनी को वापस सभी अमाउंट रिटर्न करनी पड़ती है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट देखो, यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने अभी बोला 10 करोड़ है, 9 करोड़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। If not collect, then what happen? It means its issue has been under subscribed। जैसे मैंने ऊपर आपको बोला
अगर 9 करोड़ तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो वो उससे कम हुआ, फॉर एग्जाम्पल 7 करोड़ हुआ, तो वो क्या हो गया, अंडर सब्सक्राइब्ड। तो ऐसे केस में क्या करना है कंपनी को, द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो क्या करना है, देखिए सेकेंड पॉइंट बी, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है 30 डेज का, देन द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी, जो भी 7 करोड़ मिले हैं एप्लीकेशन मनी, शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर्स को रिटर्न करना है विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। जो भी क्लोजिंग डेट है इशू की, तो उसके 15 डेज में रिटर्न करना है वो। अभी ऐसा करना, अभी कंपनी को इतने सभी डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, प्रॉस्पेक्टस बनाओ, मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करो, बहुत सारे ब्रोकर सब अपॉइंट करना, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करना, और अगर अंडर सब्सक्राइब हो गया तो इतना रिटर्न करना वापस, ये सब प्रोसीजर करो। तो उससे अच्छा कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ अंडर राइटर। तो अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है कंपनी to avoid this situation, to return again application money to subscribers. What happened? Company enter into an underwriting agreement with the underwriters. Underwriting agreement means what? Company comes into agreement with underwriters by paying them a commission. And underwriters assure the company, underwriters guarantee देते हैं कंपनी को to take up the unsold shares, कि जो भी shares सोल्ड नहीं किए जाएंगे, सेल नहीं होंगे, तो वो सभी वो लोग परचेस कर लेंगे, सो दैट द कंपनी इज एबल टू रेज इट्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी जो भी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा वो कंपनी क्या कर पाएगी, रेज कर पाएगी। यानी जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, 10 करोड़ कंपनी का इश्यू है, 10 करोड़ 90% 9 करोड़ होता है। अगर कंपनी ने इश्यू कर पाई सिर्फ 7 करोड़, तो बचा हुआ 2 करोड़ कंपनी के अंडर राइटर्स गारंटी देते टू परचेज दैट, ओके, बाय पेइंग देम कमीशन। क्लियर? तो ये हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। फर्स्ट पॉइंट हमने कौन सा देखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टर्स, सेकेंड वन एप्लीकेशन मनी, देन थर्ड पॉइंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ फोर्थ पॉइंट क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, closing of subscription list. See, as per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. Applicant can apply for shares only when the subscription list is open. तो ये हो गया कि कितने दिन तक कंपनी लिस्ट रखेगी, kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. कम से कम 3 दिन और 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। फोर्थ पॉइंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट किस तरह से करनी है। तो अलॉटमेंट विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर की अलग अलग कैटेगरी रहती है, तो उनके लिए अलग अलग कंपनी के जो भी कंपनी ने डिसाइड किया होगा। अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स बाय द कंपनी। सी, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। कोई रहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जैसे आपके और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो गए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। कोई रहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मोर देन 2 लाख, देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इंश्योरेंस फंड है, प्रोविडेंट फंड है, वेंचर कैपिटल फर्म्स है। फिर QIB रहता है जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो उनका मैक्सिमम 60% रहता है। रिजर्व कैटेगरी रहती है जैसे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एम्प्लॉयज़ को, वो उनका सेपरेट अलॉटमेंट क्वाटा रहता है। क्लियर? तो वो आपको इतना डिटेल में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है
कि अलॉटमेंट जो शेयर का रहता है वो कौन से बेसिस पे रहता है, तो हर एक कैटेगरी जो सब्सक्राइबर से की है वो डिसाइड की हुई रहती है, जो कंपनी फिक्स करके रखती है पहले। तो अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज, जो कंपनी ने बोला है कि इनको इतना ही दे सकते हैं, इनको इतना ही दे सकते हैं, तो वो जो साइज है कंपनी की फिक्स रहती है, तो उस हिसाब से अलॉटमेंट होती है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने देखा और कम हुआ तो रिटर्न करना है, वो हमने देखा। पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या करना है, कि 10 करोड़ का मिनिमम इश्यू है और कंपनी को आ गया है 15 करोड़, कंपनी को एप्लीकेशन आ गया है 15 करोड़ की, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हाट, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर than the number of shares offered by the company. Means if company is offering 10 crores shares and application received for 15 crore, then it is known as over subscription. Then in that case, in such a case, what company will do? See, SEBI does not allow any allotment in excess of securities offered through offer documents or prospectus, यानी जितना ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस में दिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाना सेबी अलाउ नहीं करती है। However, it may permit to allot not more than 10% of the net offer, यानी कंपनी फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर इशू कर रही है तो उसका 10% कितना हुआ, 100। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेबी कितना परमिट कर सकती है कि ज़्यादा 100 शेयर्स आप लोग दे सकते हो इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देन नेक्स्ट, अभी फिर ऐसे केस में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन जहाँ पे रहता है तब कंपनी कुछ साइज डिसाइड करती है, जैसे 3:2, 3 शेयर, 3 इतना कम रहता ही नहीं है, बट जस्ट टेक एग्जाम्पल 3 शेयर है उनको 2 शेयर देना है, ऐसा कंपनी कुछ भी रेशियो डिसाइड करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, permission to deal on stock exchange. See, every company before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchange, जो हमने पहले देखे हुए स्टॉक एक्सचेंजेस। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक ऑफर में जाने से पहले कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करती है। किसके लिए अप्लाई करती है, इट सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर्स विद देम, कि अपने शेयर्स वहाँ पे लिस्ट करने के लिए। यानी वहाँ पे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ में कंपनी का नाम इंक्लूड हो जाता है तो उनके शेयर्स वहाँ पे ट्रेड किए जा सकते हैं। द प्रॉस्पेक्टर्स शैल मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो भी कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टर्स उसमें स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी मेंशन किया जाता है। एंड द फैक्ट दैट एन एप्लीकेशन for permission to list in that stock exchange has been made by the company, और ये भी कंपनी मेंशन करती है प्रोस्पेक्टस में कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए परमिशन ली हुई है। देन द नेक्स्ट पॉइंट 8, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कंपनी क्या करती है, बहुत से लोगों को अपॉइंट करती है टू हेल्प फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो वो लोग कौन कौन है, तो कंपनी हैज़ टू अपॉइंट one or more मर्चेंट बैंकर्स, दे एक्ट एज अ मैनेजर्स टू द पब्लिक इशू, वो लोग हेल्प करते हैं टू कलेक्ट एप्लीकेशन मनी। ये सब चीज़ें हम आगे देखने ही वाले हैं, वेरियस एजेंसीज। इट ऑल्सो हैज़ टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार टू द इशू यानी कौन, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन that keeps a record of shareholders, debenture holders on behalf of company. कंपनी के लिए वो लोग सब रिकॉर्ड रखते हैं। कलेक्टिंग बैंकर्स, अंडर राइटर्स, जैसे ऊपर बोला मैंने, टू द इशू, एंड ब्रोकर्स टू द इशू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, कंपनी को एडवर्टाइज भी करनी पड़ती है तो उसके लिए एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, दैट इज़ बैंक सर्टिफाइड, जिनको सर्टिफाइड किया गया है अंडर
SEBI, and which can offer ASBA facility to investors. Now what is ASBA facility to investors? ये हम आगे देखने ही वाले हैं. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना नाम ध्यान में रखो कि किसे किसे अपॉइंट किया जाता है, नहीं तो सब कुछ नया एक साथ आप लोग सुन के भी कंफ्यूज हो जाओगे. तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे भी इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है दैट कंपनी अपॉइंट वेरियस मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज. कौन कौन सी एजेंसीज है वो हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया वो आपको ध्यान में रखना है. तो ये क्या हो गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अंडर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो हमने यहाँ पे देख लिया अलॉटमेंट शेयर्स का स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. सी व्हाट इट इन शॉर्ट, द डिसीजन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज टेकन बाय कंपनी. Allotment of shares to its shareholder is also called acceptance, and it is not possible until subscription. And minimum subscription, जैसे मैंने बताया था, minimum subscription is the minimum amount stated in the prospectus that is required to run the business. कम से कम इतना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. दैट अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना रन बिजनेस करने के लिए लगेगा, कितना लगेगा फाइनेंस, वो अमाउंट उस हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड किया जाता है. इट इज़ अनलाइकली दैट ऑल द एप्लीकेंट विल रिसीव द अलॉटमेंट लेटर. सम एप्लीकेंट रिसीव रिग्रेट लेटर. ये हम आगे देखने ही वाले. ऐसा जरूरी नहीं है जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया सबको ही अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, किसी किसी को रिग्रेट लेटर भी मिलेगा. एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिटर्न टू देम. उनको वापस उनके एप्लीकेशन मनी रिटर्न की जाती है. जो बहुत अच्छी कंपनियां, उनके शेयर्स फटाफट से बिक जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलते हैं तो उनको वापस एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ता है. आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर्स हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस. अलॉटमेंट के बाद शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बाकी की बची हुई अमाउंट देते हैं जो सब प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना बताया था मैंने, ऑफ 90% ऑफ द इशू इज टू बी अचीव्ड बाय द कंपनी इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू. इन केस इफ इट इज नॉट मेट then the company will have to refund the entire subscription amount. And after the acceptance of shares, the applicant becomes shareholders in the company. Okay, तब वो क्या बनता है, shareholders बनता है. तो ये हमने देख लिया स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. नाउ वी विल सी जनरल प्रोविजंस. ओके, जनरल प्रिंसिपल. See, let's see general principle. First one, proper authority. See, the board of directors or the allotment committee set up by the board has the authority to allot shares. किसको authority है, तो board of directors को, और जो board ने ही अपॉइंट की हुई है कमिटी उनको ही ये authority रहेगी allot करने के लिए shares. Allotment made without proper authority will be इनवैलिड, वो वैलिड नहीं रहती है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या है, अलॉटमेंट मस्ट बी मेड अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली. अगेंस्ट एप्लीकेशन. कंपनी कैन अलॉट शेयर्स ओनली इफ इट हैज रिसीव्ड अ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट. ऑफकोर्स आप जैसे कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेने गए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है, तो ही आपको एडमिशन मिलेगा. वैसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको ही तो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे ना, ऐसे ही किसी को भी करेंगे क्या, नहीं. सो अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन. ये हम क्या देख रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल. जनरल गाइडलाइन क्या है, तो प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, अलॉटमेंट या एप्लीकेशन के अगेंस्ट ही होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, रीजनेबल टाइम. As per the act, allotment shall be done within 60 days. जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, within 60 days of receipt of application money. एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद 60 days के अंदर अलॉटमेंट करना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो वापस मनी रिटर्न करना पड़ता है. सो
Allotment shall be done within 60 days. Allotment can be made from the 5th day from the date of issue of prospectus. Clear? So allotment of share must be made within a reasonable time. An applicant may refuse to take shares if the allotment is made after a long time. अगर जितना बोला है 60 days बोला है और आप कंपनी कोई इश्यू कर रही है 4 month, आफ्टर 4 month, तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये कंपनी के शेयर्स. दो दैट एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर शेयर्स, ही कैन रिफ्यूज शेयर्स. कि अगर बहुत टाइम बाद कंपनी ने इश्यू किए उनको शेयर्स. तो नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट. एब्सोल्यूट एंड unconditional allotment. What it is now? See, shares should be allotted on the same terms, same condition as stated in the prospectus and application form. जो भी prospectus में conditions लिखे हुए हैं application form में, उसी conditions पे shares allot करने चाहिए. ऐसे नहीं है कि पहले कुछ अलग condition और बाद में कुछ अलग condition. No change in the terms of allotment और न्यू कंडीशंस कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. यानी अलॉटमेंट करते वक्त कुछ और नया कंडीशन डाल दिया तो वैसे नहीं चलेगा. जैसे सपोज़ आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन लेते वक्त फ़ी है, फॉर्म में लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस में 10,000 फीस है और एक्चुअल एडमिशन के वक्त आपको बोल रहे हैं 12,000, तो वैसे नहीं चलेगा. सेम ईयर प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म में जो टर्म कंडीशन है उसी के बेसिस पे शेयर्स अलॉट करने चाहिए. अलॉटमेंट के वक्त कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इज आल्सो नॉट बी वैलिड वन. ओके, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल 4 हो गए हैं प्रिंसिपल्स. 5th वन, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता है. तो यहाँ पे क्या है भाई, कम्युनिकेशन. कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू हिम बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट एडवाइस. कंपनी जब शेयर्स अलॉट कर रही है तो जो भी एप्लीकेंट है उसको इन्फॉर्म तो करना ज़रूरी है ना. तो वो कैसे इन्फॉर्म करना है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करना है. उसमें क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन, दिस लेटर गिव्स डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड एट्सेट्रा. जैसे कोई शेयर्स अप्लाई कर रहा है, 200 शेयर्स अप्लाई किया है, 50-50 का लॉट है, पर कंपनी ने उनको सिर्फ कितना इशू किया है, 3 लॉट इशू किए हैं 150 शेयर्स. तो वो सब डिटेल इन्फॉर्मेशन किस में रहेगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट में. दैट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आर 150 अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ 200. तो ये सभी इन्फॉर्मेशन कंपनी एप्लीकेंट को क्या करेगी, लेटर सेंड करके इन्फॉर्म करेगी. ये जनरल प्रिंसिपल है, ये जनरल गाइडलाइन है जो सभी कंपनी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, सी एज मेंशन अर्लियर, पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट एडवाइस will be taken as a valid communication even if the letter is lost in transit. अगर उसके ऊपर डेट लिखा है और बाद में अगर लेटर खो गया ट्रांजिट में, फिर भी अगर बाद में मिल रहा है तो डेट के हिसाब से वो डेट कि कंपनी ने ये टाइम पे भेज दिया है तो वो वैलिड होगा. ओके, तो ये हो गया 5th पॉइंट जनरल प्रिंसिपल का. नाउ 6th पॉइंट, नेक्स्ट, allotment should not be in contravention, violation of any other laws. Means a company cannot allot shares by violating or contradicting any other existing laws. जो भी पहले के laws है कंपनी के, उसको break करके कंपनी ने shares allot नहीं करने हैं. जैसे shares can't be allotted to a minor. If shares are allotted on an application of a minor, किसी minor ने application दी हुई है, यानी 15 ईयर्स का कोई है और उसने एप्लीकेशन दी अपने नाम पे, तो और कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर रही है, तो वो अलॉटमेंट क्या होगी, इट इज़ वॉइड. ओके, तो वो
वहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, लॉ को ब्रेक कर रही है माइनर को देके। क्लियर? तो ये हो गए जनरल प्रिंसिपल्स, प्रॉपर अथॉरिटी। फिर ए के ऊपर से 3 पॉइंट है, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेन एप्लीकेशन, एब्सोल्यूट अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन वायोलेशन ऑफ एनी अदर लॉ, एंड कम्युनिकेशन करना चाहिए, रीजनेबल टाइम में देना चाहिए, शेयर्स अलॉट करना चाहिए। तो ये सभी क्या हो गए, प्रोविजंस हो गए, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देख लिए हमने और जनरल प्रिंसिपल्स देख रही है। दिस ऑल आर प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट। तो हमने ये दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए यहाँ पे, स्टैट्यूटरी एंड जनरल प्रिंसिपल्स। See, if a company allots shares after fulfilling all this above mentioned requirement or provisions, such an allotment is called as regular allotment. अगर कंपनी फुलफिल करती है ये सभी प्रोविजंस तो उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर अलॉटमेंट। बट इफ इवन वन प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड, एक भी प्रोविजन कंपनी ने सेटिस्फाई नहीं की, जैसे अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन, कंपनी ने वैसा नहीं किया, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली इशू नहीं किया, एक भी प्रोविजन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसे क्या बोलते हैं, इररेगुलर अलॉटमेंट, एंड सच अलॉटमेंट इज इनवैलिड। क्लियर? तो ये सभी हो गए प्रोविजंस। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया पर यहाँ पे हमने पूरे प्रोविजंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट इसमें हम प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।